Question asked in annual MSBT examination, that is, describe the fundamental mechanism of drug action. And now we are going to discuss the answer of this question. So, mechanism of drug action or mechanism of action, क्या है ये? So, mechanism of action is a term used to describe how a drug or other substance produce an effect in the body. ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है फार्माकोलॉजी में ये डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरह से केमिकल सब्सटेंस या ड्रग आपके शरीर में फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स या इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज द इंडिकेशन ऑफ स्पेसिफिक टारगेट इन द सेल टू विच ड्रग इंटरैक्ट. सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में स्पेसिफिक टारगेट्स के इंडिकेशन होते हैं जिस पर ड्रग इंटरैक्ट करती है एंड इंटरैक्शन से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है. सो अगर सीधे और सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन केवल ड्रग किस तरह से इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती है उसका इंडिकेशन है. सो इस टर्म को समझने के लिए एक एग्जांपल देना बहुत ज़रूरी है. सो द एग्जांपल इज ACE inhibitor. What is it? It is angiotensin converting enzyme inhibitor. इस एग्जांपल से मैं आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये टर्म समझाने की कोशिश करता हूँ. सो angiotensin converting enzyme is responsible for the conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. What is angiotensin 2? क्या है angiotensin 2? angiotensin 2 एक वसोकॉन्स्ट्रिक्टर है और ये आपके शरीर का ब्लड प्रेशर एलिवेट करेगा. बाय द वे, व्हाट इज़ द नॉर्मल ब्लड प्रेशर? द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इज़ 120 mm of Hg साइस्टॉल, 80 mm of Hg डायस्टॉल. सो अगर शरीर का ब्लड प्रेशर इस रेंज में होता है या इस रेंज से नीचे होता है तो वी से दैट द पर्सन इज़ नॉर्मल. बट इफ़ the blood pressure is above 120 mm of Hg and that is the systole, 120 mm of Hg systole. If the blood pressure is above 120 mm of Hg systole, then we say that the person is having hypertension, and 80 mm of Hg diastole, that is above 80 mm of Hg diastole, that we say that the person is having hypertension. So this ACE inhibitor, that is the angiotensin converting enzyme inhibitors, are being used for what? For to relieve hypertension, हाई ब्लड प्रेशर को ठीक करने के लिए इन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जिन दवाइयों को हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर कहते हैं. अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इंडिकेट करता हूँ मैं कि किस तरह से दैट इज़ द ACE इनहिबिटर, दैट इज़ इनालाप्रिल, लैसिनोप्रिल, रैमिप्रिल, कैप्टोप्रिल एक्ट करते हैं. सो बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या इंडिकेटेड रहता है? दैट इज़ द मॉलिकुलर टारगेट. सो द टारगेट ऑफ दिस ड्रग्स इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम. ये दवाइयाँ उस एंजाइम पर एक्ट करती है एंड उस एंजाइम को इनहिबिट कर देती है. दैट इज़ द एक्टिविटी इज़ बीन इनहिबिटेड. बेसिकली व्हाट इज़ द एंजाइम? पहले इसकी भी आइडियोलॉजी थोड़ी सी मैं एक तरीके से आपको क्लियर ही है, लेकिन मैं फिर से दोहरा के इसे आपके सामने और क्लियर कर देता हूँ. सो एंजाइम आर द बायोकैटलिस्ट विच कैटलाइजेज द बायोकेमिकल रिएक्शन. सो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या कर रहा है? कैटलाइजेज द कन्वर्जन ऑफ एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2. सो अगर इस एंजाइम पर व्हाट आई विल से इनालाप्रिल, कैप्टोप्रिल, लैसिनोप्रिल, रैमिप्रिल एक्ट करते हैं तो क्या करेंगे? वो इस एंजाइम का जो फंक्शन है वो इनहिबिट कर देंगे. और फंक्शन इनहिबिशन से क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. सो अगर कन्वर्जन ही नहीं हो रहा है तो वसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी नहीं होगा, क्योंकि वसोकॉन्स्ट्रिक्शन तो एंजियोटेंसिन 2 की वजह से हो रहा है. एंड दिस इज़ हाउ दिस ACE इनहिबिटर एक्ट एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग. सो इधर आपने क्या गौर किया कि जब मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, क्या आपने ध्यान दिया कि जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं बता रहा था उसमें मैंने स्पेसिफिक टारगेट बताया
जहाँ पर आपका फार्माकोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस एक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग इट ना? सो ये टर्म क्या है? ये टर्म है इंडिकेशन कि किस तरह से, किस मॉलिक्यूलर टारगेट पर एक्ट करके दवाई अपना रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। बेसिकली मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कुछ नहीं, बस इंडिकेशन है नंबर ऑफ स्टेप्स का जो ड्रग फॉलो करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। हर चीज़ का एक मैकेनिज्म रहता है। अगर आप कमरे में दीवार के ऊपर जो बटन लगी है फ़ैन की, उसे आप प्रेस करते हो तो क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ़ैन की मोटर तक जाती है और फिर फ़ैन क्या होता है? चालू हो जाता है। सो मैकेनिज्म है। सो ड्रग्स का भी अपने शरीर में एक मैकेनिज्म है जिससे वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रेफर्स टू द स्पेसिफिक बायोमॉलिक्यूल और specific biochemical interaction through which a drug substance produce its pharmacological effect. So mechanism of action में क्या रहता है? इंडिकेशन रहता है बायोकेमिकल इंटरेक्शन का, जिससे या जिसकी मदद से ड्रग फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यूजुअली इंडिकेट्स और मेंशन स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट्स। ज़्यादातर क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट्स इंडिकेटेड होते हैं, जैसे कि जो ACE इनिबिटर, दैट इज़ द ACE इनिबिटर को जो एग्जांपल दे रहा था, दैट इज़ द एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर का जब मैं एग्जांपल दे रहा था तो मैंने क्या इंडिकेट किया? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इज़ द टारगेट ऑफ द ड्रग। क्या टारगेट हमेशा एंजाइम ही रहते हैं? नहीं, टारगेट कैन बी रिसेप्टर्स ऑल्सो। जो आपके स्क्रीन पर पैराग्राफ इंडिकेटेड है उसमें लिखा भी है दैट द मॉलिक्यूलर टारगेट्स टू विच द ड्रग बाइंड्स सच एज एंजाइम और रिसेप्टर। तो एक एग्जांपल रिसेप्टर का भी बनता है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एंटीहिस्टामिन्स। एंटीहिस्टामिन्स काय के लिए इस्तेमाल करते हैं अपन? एलर्जिक रिएक्शंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो शरीर में रिसेप्टर होते हैं, दैट इज़ द हिस्टामाइन रिसेप्टर्स, और इस हिस्टामाइन रिसेप्टर पर हिस्टामाइन बाइंड करता है और बाइंड करके क्या करता है? रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट जब करता है तब आपको एलर्जिक सिम्टम्स आते हैं, दैट इज़ द रनी नोज एंड एसोसिएटेड सिम्टम्स। लेकिन अपना ड्रग कैसे एक्ट करता है ये अब जानेंगे। सो अभी मैं बात करूँगा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लिवोसिट्राजिन। लिवोसिट्राजिन इज अ एंटीहिस्टामिन। सो आपको ये मालूम है कि वो एंटीहिस्टामिन है। अब देखेंगे कि वो किस तरह से एंटीहिस्टामाइन है, किस तरह से वो फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है। सो पर्सन विल कंज्यूम लिवोसिट्राजिन एंड लिवोसिट्राजिन विल एक्ट ऑन हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर। हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर पर एक्ट करेगा और बाइंड अप कर देगा उस रिसेप्टर के साथ, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा लिवोसिट्राजिन एंड H1 या हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर का। और ये कॉम्प्लेक्स जब बनेगा तब क्या करेगा लिवोसिट्राजिन? लिवोसिट्राजिन करेगा एंटागोनाइज द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर। एंटागोनाइज यानी क्या? इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ हिस्टामाइन H1 रिसेप्टर। और जैसे एक्टिविटी इनहिबिट हुई तो क्या हुआ? एलर्जिक सिम्टम्स ठीक हो गए, रिलीव हो गए। सो इधर मैंने इन दो एग्जाम्पल से क्या इंडिकेट किया? स्पेसिफिक मॉलिक्यूलर टारगेट्स इंडिकेट किए और ये बात बताने की या ये बात कन्वे करने की कोशिश की कि दवाइयाँ किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। और ये टर्म मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का मतलब यही होता है। सो अब बात करेंगे कि कितने प्रकार के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होते हैं। सो पहला है एंजाइम इनहिबिशन। वैसे इंट्रोडक्टरी सेक्शन में मैंने आपको एंजाइम इनहिबिशन का एक एग्जांपल कॉन्वे किया है, लेकिन फिर भी अब ये सेक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो एंजाइम क्या होता है? एंजाइम इनहिबिशन ये डिस्कस करने से पहले हमें ये डिस्कस करना चाहिए कि एंजाइम क्या होता है। सो एंजाइम आर सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच एक्ट एज अ कैटलिस्ट टू ब्रिंग अबाउट अ स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। यानी क्या? हिंदी में और सरल भाषा में समझाता हूँ कि एंजाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी जिंदा ऑर्गेनिज्म के शरीर में बनता है। अपने भी शरीर में एंजाइम बनते हैं और ये एंजाइम क्या करता है? केवल एक स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करता है। कैटलाइज करने का मतलब क्या होता है?
कैटेलाइज करने का मतलब होता है कि उसकी स्पीड या उसकी रफ्तार को बढ़ा देना। अपने शरीर में हर समय लाखों बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप खाना खाते हो तो क्या करते हो, आप रोटी तोड़ते हो, उसको सब्जी के साथ थोड़ा सा कंबाइन करके चबाते हो। तो जब चबाते हो रोटी को तो क्या होता है, आपके सलाइवा में होता है सलाइवरी अमाइलेज, और वो किस प्रकार का रिएक्शन कैटेलाइज करता है, वो कैटेलाइज करता है पॉलीसेकेराइड जो रोटी के अंदर है उसे मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट करने का रिएक्शन है, वो कैटेलाइज करता है। अगर एंजाइम कैटेलाइज ना करे तो रिएक्शन फास्ट नहीं होगा, इवन अपन जिंदा भी नहीं रहेंगे। सो एंजाइम शरीर में क्या करते हैं, स्पेसिफिक बायोकेमिकल फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेशन तो है नहीं है, एंजाइम है तो वो रिएक्शन हो रहा है, एंजाइम नहीं है तो रिएक्शन नहीं होगा। आर यू गेटिंग इट ना, कि एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। सो ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय एंजाइम। अपने शरीर में हर प्रकार का बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं है क्या, एंजाइम ही कैटेलाइज करता है और एंजाइम की ही मदद से होता है। अगर फॉर एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि कोई एंजाइम नहीं बन रहा या कोई एंजाइम इनहिबिट होता है, इनहिबिट यानी क्या, बंद कर देते हैं उसकी फंक्शन अपन, तो क्या होगा, तो बायोकेमिकल रिएक्शन नहीं होगा, तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं होगा, तो वो बायोकेमिकल फंक्शन इनहिबिट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं ना कि एंजाइम काफ़ी ज़रूरी, और अगर एंजाइम को ही बंद कर दो या एंजाइम को ही हटा दो तो केमिकल रिएक्शन होगा ही नहीं, वो स्पेसिफिक फंक्शन रुक जाएगा। तो जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया था कि दवाइयाँ आपके शरीर में कोई नया फंक्शन क्रिएट नहीं करती, वो बस क्या करती है, जो फंक्शन आपकी बॉडी में हो रहे हैं उसे इनहिबिट करेगी या उसका रेट चेंज कर देगी। ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी ने मेडिसिन लिया और उसको विंग्स आ गए एंड ही इज़ फ्लाइंग, ऐसा तो कभी नहीं होता, क्योंकि दवाइयाँ कभी भी आपके शरीर में कोई नया फंक्शन चालू नहीं करती, कोई नया फंक्शन इंड्यूस नहीं करती, बस जो एग्जिस्टिंग फंक्शंस हैं या तो उन्हें इनहिबिट करेगी या उनका रेट चेंज कर देगी। सो इधर इनहिबिट वाला पार्ट के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। इफ़ अ पर्टिकुलर एंजाइम इज इनहिबिटेड, अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम इनहिबिट हो जाता है तो क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ द पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो अगर एक एंजाइम इनहिबिट होता है तो उससे रिलेटेड एक्टिविटी भी इनहिबिट हो जाएगी। अपन ने डेफिनेशन में तो कहा ना कि एंजाइम क्या करते हैं, दे कैटालाइजेस द स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन। स्पेसिफिक एंजाइम्स मतलब हर बायोकेमिकल रिएक्शन को एक एंजाइम असाइंड है, और एंजाइम क्या करते हैं, उस स्पेसिफिक बायोकेमिकल रिएक्शन को इनहिबिट करते हैं। सो इफ़ अ पर्टिकुलर एंजाइम इज इनहिबिटेड, अगर एक पर्टिकुलर एंजाइम इनहिबिट कर दिया जाता है तो उससे रिलेटेड जो बायोकेमिकल रिएक्शन है वो भी इनहिबिट हो जाता है, और अपन इसी एंजाइम इनहिबिशन को मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। सो लेट्स डील विद द एग्जांपल। जैसे मैंने इंट्रोडक्टरी सेक्शन में इंडिकेट किया था, दैट इज़ द एस इनहिबिटर, दैट इज़ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। क्या करते हैं ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो रहता है ना उसे इनहिबिट करते हैं, उसकी एक्टिविटी बंद कर देते हैं। तो क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होता है। एंजियोटेंसिन 2 एक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का मतलब क्या है, नसों को कॉन्स्ट्रिक्ट करने वाला। अगर नसें कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। सो अगर आप इस एंजाइम की एक्टिविटी बंद कर देते हो बाय इनालेप्रिन या कैप्टोप्रिल या लसिनोप्रिल या रैमिप्रिल, इन दवाइयों से, तो क्या होगा, एंजियोटेंसिन 2 बनेगा ही नहीं, और जब वो बनेगा ही नहीं तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन भी होगा नहीं, और जब वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रहा है इसलिए तो क्या होगा, नसें नॉर्मल इसमें रहेगी और ब्लड प्रेशर कम होगा। देखिए वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन यानी नसों के ऊपर दबाव क्रिएट हो जाना, नसों का डायमीटर कम हो जाता है ना, तो जितना आपके शरीर में खून है वो तेज़ रफ्तार से दौड़ता है। बचपन में आपने भी, मैं वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन का एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। बचपन में आप पाइप के साथ खेलते होगे, आई डोंट नो आप खेलते हैं कि नहीं, खेलते थे कि नहीं, बट इफ़ यू आर 90s किड, थोड़ा तो बचपन में खेला होगा। व्हेन यू आर ऑफ 10 और 11 ईयर्स ओल्ड, तो क्या करते थे, आप पाइप के एक छोर के ऊपर प्रेशर लगाते थे, तो उससे पानी की रफ्तार जो थी, वाटर फ्लो जो था वो बढ़ जाता था। तो सेम हैपन्स विथ योर बॉडी।
जैसे वॉसोकंस्ट्रिक्शन होता है तो क्या होता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ज़्यादा प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है। सो ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है एंजियोटेंसिन 2 की वजह से, इस केस में, जो केस में समझा रहा हूँ उसमें। और अगर आप एस इनिबिटर दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर यूज़ कर रहे हो, तो जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन 1 टू एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो रहा है, वो एंजाइम इनिबिट हो गया तो फंक्शन इनिबिट हो गया, वो फंक्शन इनिबिट हो गया तो वसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल। तो चलिए ये एक एग्जांपल थोड़ा समझने में मुश्किल था, कोई बात नहीं, दूसरे एग्जांपल से समझेंगे अपन कि एंजाइम इनिबिशन कैसा होता है। तो देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनिबिटर। अब कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या है, नेचुरली एंजाइम है, क्योंकि अपन एंजाइम इनिबिशन सेक्शन पढ़ रहे हैं। सो कार्बोनिक अनहाइड्रेस क्या है, एक एंजाइम है विच प्लेज अ वाइटल रोल, जो एक इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है। कौन सा रोल, दैट इज द एसिडिफिकेशन ऑफ द यूरिन एंड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट्स, यूरिन का एसिडिफिकेशन और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उनका रीअब्जॉर्प्शन। अब होता क्या है कि आपके नेफ्रॉन में क्या होता है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, जब तक फाइनल यूरिन नहीं बन जाती। सो क्या हो रहा है इधर, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द बाइकार्बोनेट्स। सो बिकॉज ऑफ दिस एंजाइम दैट इज द कार्बोनिक अनहाइड्रेस, इसकी वजह से क्या हो रहा है, बाइकार्बोनेट्स का रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। होता क्या है कि बाइकार्बोनेट के रीअब्जॉर्प्शन के साथ ही साथ एब्जॉर्प्शन होता है या रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का, रीअब्जॉर्प्शन होता है क्लोराइड का, और सोडियम क्लोराइड क्या है, आयन से, और इनके साथ क्या आता है, वाटर, और इसी चक्कर में रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है वाटर का। सो अगर किसी दवाई से आप इस एंजाइम की एक्टिविटी ही इनहिबिट कर देते हो या बंद कर देते हो तो क्या होगा, बाइकार्बोनेट का रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा, क्लोराइड का रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा, और साथ ही साथ किसका रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा, पानी का। समझ रहे हैं ना कि जब बाइकार्बोनेट्स का रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा तो साथ ही साथ सोडियम क्लोराइड और पानी का भी रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा, और यूरिन की क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी। और अपन ने किस तरह से याद किया था डायूरेटिक का डेफिनेशन, डायूरेटिक्स आर द एजेंट विच डबल्स द क्वांटिटी ऑफ द यूरिन। सो क्वांटिटी ऑफ द यूरिन क्या हुई, डबल हो गई। सो तो ये जो ड्रग है दैट इज द कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, वो क्या हुआ, वो हुआ डायूरेटिक। एग्जाम्पल क्या है, एसिटाजोलामाइड। सो एसिटाजोलामाइड क्या है, एसिटाजोलामाइड एक कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर है। वो क्या करता है, आपके नेफ्रॉन में कार्बोनिक अनहाइड्रेस होता है, उस एंजाइम को इनहिबिट करेगा। उस एंजाइम को इनहिबिशन से क्या होगा, उस एंजाइम के इनहिबिशन से बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, इन सब का रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा, और सोडियम क्लोराइड के साथ साथ वाटर का भी रीअब्जॉर्प्शन रुकेगा, और यूरिन फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। सो इस तरह से एसिटाजोलामाइड वर्क करता है। और ये दो एग्जांपल से आई थिंक सो थोड़ी ना थोड़ी तो पेरिफेरल आइडियोलॉजी क्लियर हुई होगी। सो विल सी द अनदर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सो इस तरीके से या इस तरह से एंजाइम इनहिबिटर्स काम करते हैं। एंजाइम में क्या होता है, एक एक्टिव साइट होता है, उस एक्टिव साइट पे अगर इनहिबिटर बन गया या इनहिबिटर जाके बैठ गया तो सबस्ट्रेट नहीं बैठ पाएगा, और सबस्ट्रेट नहीं बैठा तो एंजाइम की एक्टिविटी नहीं मिलेगी। सो दो प्रकार के इनहिबिशन होते हैं, दैट इज द कॉम्पिटिटिव एंड द नॉन कॉम्पिटिटिव, जो आप बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी में पढ़ चुके हो। विल टॉक अबाउट द सेकेंड type of mechanism of action, that is the ion channel blocking. So शरीर में आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स लाइक सोडियम चैनल, कैल्शियम चैनल, which plays a vital role in muscle contraction and nerve impulse conduction. Many drugs act by blocking sodium और कैल्शियम चैनल्स। काफ़ी सारे ड्रग्स कैसे एक्ट करते हैं, वो सोडियम या कैल्शियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं और उस मैकेनिज्म से एक्ट करते हैं। अभी ये चीज़ समझना थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। कौन सा एग्जांपल है, जो नोट्स में इंडिकेटेड है, दैट इज द सोडियम चैनल ब्लॉकर फेनिटोइन। सो फेनिटोइन को डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा कि इसका इस्तेमाल किस स्थिति में या किस डिसीज़ में होता है। सो एपिलेप्सी, एपिलेप्सी क्या है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस इन द ब्रेन। सो एपिलेप्सी में क्या होता है, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल
एक्टिविटी होती है ब्रेन में। और फिनिटोइन क्या करता है? फिनिटोइन एक एंटीएपिलेप्टिक ड्रग है जो इस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को क्या करता है? इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करेगा? आयन चैनल ब्लॉक करके। कौन सा आयन चैनल ब्लॉक करेगा? सोडियम आयन चैनल ब्लॉक करेगा। कैसे करेगा? सो वी विल सी दैट। सो होगा क्या कि देखिए, सीजर्स क्या होते हैं? एपिलेप्सी में आते हैं। एपिलेप्सी में क्या होता है? एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में, और उस एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का जो परिणाम है वो है सीजर्स। दैट इज द अनकंट्रोल्ड बॉडी मूवमेंट, दैट इज शेकी बॉडी मूवमेंट। अचानक से किसी को, जिसे भी एपिलेप्सी होती है, उसे सीजर्स आते हैं। सीजर्स कैन लास्ट अप टू 2 मिनट्स। तब उसकी बॉडी अनकंट्रोल्ड हो जाती है, वो वायलेंटली उसकी बॉडी एक्ट करती है, वो पर्सन गिर जाता है, एंड देयर इज अनकंट्रोल्ड एक्सट्रीमली वायलेंट बॉडी मूवमेंट्स। सो ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की वजह से। जब अपन ऐसे पर्सन को फिनिटोइन देंगे तो होगा क्या? फिनिटोइन देने से वोल्टेज डिपेंडेंट जो या वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स है, वो चैनल्स क्या हो जाएंगे? ब्लॉक हो जाएंगे। सोडियम इन्फ्लक्स ब्लॉक हो गया, और उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से जो सस्टेन्ड हाई फ्रिक्वेंसी रिपीटेटिव फायरिंग हो रही है ना ऑफ एक्शन पोटेंशियल, वो क्या हो जाएगी? इनहिबिट हो जाएगी। और उस पर्सन को, जिस पर्सन को सीजर्स आ रहे हैं, वो पर्सन नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। सो दिस वॉज द एग्जाम्पल ऑफ, और दिस वॉज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सोडियम चैनल ब्लॉकर और आयन चैनल ब्लॉकर। सो ये चीज़ भी थोड़ी ना थोड़ी क्लियर हुई होगी। इफ नहीं तो एक और एग्जाम्पल देना तो बनता ही है। सो विल डिस्कस द अनदर एग्जाम्पल, दैट इज ऑफ द कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। सो निफिडिपाइन क्या है? वो एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द ब्लड प्रेशर। कैसे हेल्प करेगा? सो देखिए, वोल्टेज डिपेंडेंट कैल्शियम चैनल्स होते हैं आपके कार्डियक मसल्स में, आपके स्मूथ मसल्स में एंड स्केलेटल मसल्स में। अगर ये आयन चैनल किसी ड्रग से ब्लॉक हो जाते हैं तो क्या होगा? कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं होगा। कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं हुआ तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्शन के लिए तो कैल्शियम इन्फ्लक्स होना ज़रूरी है, और आप अगर आयन चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं तो कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं हो रहा है। सो दिस इज हाउ निफिडिपाइन एक्ट। सो ये दो एग्जाम्पल से आपको थोड़ा ना थोड़ा पेरिफेरल आइडिया तो मिल गया होगा कि किस तरह से आयन चैनल ब्लॉकिंग एजेंट्स एक्ट करते हैं। सो क्या कर रहे हैं? वो इन्फ्लक्स ऑफ द कैल्शियम को ब्लॉक कर दे रहे हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक निफिडिपाइन, एंड बाय ब्लॉकिंग दिस इन्फ्लक्स, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इनहिबिट हो रहा है, एंड इफ कॉन्ट्रैक्शन इज इनहिबिटेड so blood pressure will be lowered. So this is how this calcium channel blocker acts. Now we'll discuss another mechanism of action, that is the receptor stimulation. आप receptor stimulation कहिए या receptor agonist कहिए। An agonist is a drug, एक ही बात है, receptor stimulant या receptor agonist. So an agonist is a drug that binds to a receptor and produce the functional response. एक अगोनिस्ट एक ऐसा ड्रग होता है जो क्या करता है? रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट करने से फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। समझना थोड़ा मुश्किल है ना, तो एग्जांपल के साथ समझते हैं। सो दैट इज द म्यूओपॉइड रिसेप्टर अगोनिस्ट मॉर्फिन। अब मॉर्फिन एक ऐसा ड्रग है जिसका अब्यूज़ भी किया जाता है। अब क्यों किया जाता है ये भी जानेंगे अपन। सो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। सो मॉर्फिन क्या करता है? म्यूओपॉइड रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करता है। एक्ट करता है मतलब क्या करता है? म्यूओपॉइड रिसेप्टर से बाइंड अप कर लेता है। बाइंड अप करके क्या करता है? उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा, और एक्टिवेशन से क्या क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगी? उससे एनाल्जेसिया प्रोड्यूस होगा। एनाल्जेसिया मीन्स क्या होता है? रिलीफ फ्रॉम द पेन, दर्द कम हो जाएगा। सिडेशन प्रोड्यूस होता है। सिडेशन यानी क्या होता है? यानी हल्की सी नींद आएगी। देन इट स्लाइटली रिड्यूसेस द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर भी हल्का सा रिड्यूस हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्यों इस ड्रग का अब्यूज़ होता है? उससे यूफोरिया होगा। अब यूफोरिया क्या होता है?
यूफोरिया इज़ द फीलिंग ऑफ इंटेंस जॉय एंड प्लेजर। और इसीलिए तो मॉर्फिन का इस्तेमाल करते हैं कुछ लोग फॉर नो रीज़न एट ऑल, ओनली फॉर द यूफोरिया, ताकि उन्हें फील हो इंटेंस प्लेजर एंड जॉय। सो ये सारे इफेक्ट कैसे प्रोड्यूस कर रहा है मॉर्फिन? बाय बाइंडिंग टू द म्यू ओपर्ट रिसेप्टर एंड एक्टिवेटिंग इट, उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करके। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अगोनिस्ट। चलिए अभी भी थोड़ी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं हुई होंगी, तो चलिए एक और रिसेप्टर अगोनिस्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज विल टॉक अबाउट एपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन। सो एड्रेनालिन के बारे में बात करते हैं। एड्रेनालिन भी तो ड्रग है, अपन उसका भी फार्माकोलॉजिकली यूज़ करते हैं। सो उसके पहले जानना पड़ेगा कि रिसेप्टर कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो एड्रेनालिन मतलब क्या क्या, कितने रिसेप्टर होते हैं, किस प्रकार के होते हैं। सो जो एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं अल्फा एंड बीटा। अल्फा के 2 होते हैं, अल्फा 1 एंड अल्फा 2। बीटा के 3 होते हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। और एड्रेनालिन क्या करता है? एड्रेनालिन ये सारे रिसेप्टर पर एक्ट करता है, इन सारे रिसेप्टर से बाइंड अप करता है और बाइंड अप करके इन सारे रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है। सो अल्फा 1 रिसेप्टर के ऊपर अगर एड्रेनालिन बाइंड अप करेगा तो क्या होगा? उससे होगा स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फिर बीटा 1 पर अगर एक्ट करेगा तो उससे मिलेगा पॉजिटिव क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट। सो बीटा 2 पर एक्ट करेगा तो क्या होगा? स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक की स्मूथ मसल रिलैक्स होगी। एंड बीटा 3 पर एक्ट करने से लिपोलाइसिस होगा। तो देखिए क्या होगा कि अगर आप किसी पर्सन को एड्रेनालिन दोगे तो क्या होगा? ये सारे रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे एक साथ, और सारे रिसेप्टर एक्टिवेट होने से क्या होगा? हार्ट रेट बढ़ेगा, हार्ट का एक तरीके से कॉन्ट्रैक्शन भी बढ़ेगा, साथ ही साथ जो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम हो रही थी पर्सन को किसी प्रकार की एलर्जी की वजह से, तो रिलीव हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? या एनाफिलैक्टिक शॉक कंडीशन में एपिनेफ्रिन ऑटो इंजेक्टर यूज़ किया जाता है। तो चलिए ये एग्जांपल तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया। अपन बात करेंगे साल्ब्यूटामॉल के बारे में। सो साल्ब्यूटामॉल किस लिए इस्तेमाल होता है? साल्ब्यूटामॉल इस्तेमाल होता है सीवियर कफ कंडीशंस में, ऐसे कंडीशंस में जहाँ पर रेस्पिरेशन या सांस लेना मुश्किल हो। तो ऐसे कंडीशन में अपन करते क्या है कि अपन साल्ब्यूटामॉल देते हैं। तो साल्ब्यूटामॉल क्या है? साल्ब्यूटामॉल बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर अगोनिस्ट है, या बीटा 2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर का स्टिमुलेशन करता है साल्ब्यूटामॉल। तो साल्ब्यूटामॉल क्या करेगा कि जाएगा और एड्रेनर्जिक बीटा 2 रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, और एक्ट करके क्या करेगा? उस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। एक्टिवेट करने से क्या होगा? एक्टिवेट करने से देयर विल बी रिलैक्सेशन ऑफ द स्मूथ मसल इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसकी वजह से सांस लेना आसान होगा। सो देखिए इस तरह से, इन मैकेनिज्म से रिसेप्टर स्टिमुलेंट या अगोनिस्ट एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं? रिसेप्टर पे एक्ट करते हैं और उस रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देते हैं। सो दिस was some of the examples of receptor stimulants. I hope so थोड़ा पेरिफेरल आइडियोलॉजी क्लियर होगी। पेरिफेरली ज़्यादा तो क्लियर होने का सवाल नहीं उठता, क्योंकि इतने कम समय में ज़्यादा क्लियर होना पॉसिबल भी नहीं है। अगर आप थोड़ा और पढ़ोगे और क्वेरीज पूछोगे तो ज़रूर क्लियर हो जाएगी आइडियोलॉजी। सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट? इम्पॉर्टेंट इज आस्किंग क्वेरीज। सो अब बात करेंगे डी या फिर फोर्थ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, दैट इज द रिसेप्टर इनहिबिटर्स के बारे में। रिसेप्टर इनहिबिटर बोलिए या रिसेप्टर एंटागोनिस्ट बोलिए, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। सो a receptor antagonist is a type of receptor ligand or drug that blocks or dampens a biological response by binding to and blocking a receptor rather than activating it like an agonist. Antagonist drugs interferes in natural work of receptor protein. तो भारी भरकम इजीली समझाता हूँ। देखिए क्या करेंगे रिसेप्टर अगोनिस्ट? शरीर में जो रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर एक्ट करेंगे, और रिसेप्टर के एक्टिवेशन से क्या होता है? एक बायोलॉजिकल फंक्शन चालू होता है। रिसेप्टर के बंद होने से क्या होगा? बायोलॉजिकल फंक्शन बंद हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? सीधी बात, सिंपल बात कि शरीर में रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्टर के ऊपर ड्रग बैठा, रिसेप्टर या तो मतलब देखिए अगर ड्रग अगोनिस्ट रहा
जैसे एड्रेनलिन तो रिसेप्टर एक्टिवेट, एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। और अगर ड्रग एंटागोनिस्ट रहा, जैसे क्या, प्रोपेनोलॉल, मेटोप्रोलॉल, तो क्या होगा, रिसेप्टर पर बैठा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे और रिसेप्टर का एक्टिविटी बंद कर दी। एक्टिविटी बंद करते से बायोलॉजिकल फंक्शन बंद। तो चलिए एक एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो बात करेंगे एंटी एलर्जिक लिवोसिट्रिजिन की, तो बात कर चुके हैं अपन, एक नया एग्जांपल चाहिए ना। सो मेटोप्रोलॉल, मेटोप्रोलॉल क्या करता है, बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक करता है। इसके अलावा अपन बात करेंगे प्राइजोसिन। प्राइजोसिन क्या करता है, प्राइजोसिन एक अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर है और क्या है, साथ ही साथ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्योंकि अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉक कर रहा है तो क्या हो रहा है, देखो एक्टिवेशन से होता है स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्लॉकिंग से क्या होगा, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन। सो इन शॉर्ट वसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा, वसोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर जो एलिवेटेड है वो नॉर्मल हो जाएगा। सो दिस इज हाउ अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर्स या अल्फा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स इनहिबिटर एक्ट। सो बात करेंगे केमिकल इंटरेक्शन के बारे में, ये भी एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, इस तरीके से भी ड्रग्स एक्ट करती है। सो ड्रग रिएक्ट विद द डिसीज कॉजिंग केमिकल एंटाइटी एंड इनएक्टिवेट्स इट। ड्रग क्या करती है, सीधे सीधे डिसीज कॉजिंग एंटाइटी, टारगेट क्या है, डिसीज कॉजिंग एंटाइटी। समझने में थोड़ा मुश्किल, कोई बात नहीं। जैसे कि किसी पर्सन को क्या है, हाइपर एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी में क्या हो रहा है, बहुत सारा एसिड बना है स्टमक में, पीएच बहुत कम है स्टमक का, पीएच बहुत ज़्यादा कम है, उससे क्या होता है, हार्ट बर्न, एब्डोमिनल पेन, इतना सब हो रहा है। फिर किसी ने दिया एक एंटासिड, एंटासिड जैसे जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ऐसा एक एंटासिड दिया, जैसे डाइजिन, डाइजिन सिरप दे दिया। डाइजिन सिरप जैसे उस इंसान ने पिया, क्या हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गया स्टमक में, स्टमक में जाकर क्या करेगा, जो एसिड है ना उसके साथ इंटरैक्ट या रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज जिससे करेगा वैसे क्या होगा, पेट का पीएच बढ़ेगा, जो कम हो गया था ना 1 या 1 के आसपास जो चला गया था पीएच, वो धीरे धीरे 4 के आसपास पहुंच जाएगा, पीएच बढ़ेगा। एंड दिस इज हाउ एंटासिड लाइक एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीव द एसिडिटी। एसिडिटी रिलीव करेगा तो एसिडिटी से रिलेटेड जो सिम्टम है जैसे कि एब्डोमिनल पेन वो भी रिलीव हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल बनता है ना, एंटीसेप्टिक लाइक पोटेशियम परमैंगनेट, वो क्या करेंगे, वो करेंगे ऑक्सीडाइज बैक्टीरियल सेल को, ऑक्सीडाइज करके उसे मार देंगे, काम खत्म। सो यह है केमिकल इंटरैक्शन। और इस तरह से भी कुछ या बहुत सारी दवाइयाँ आपके शरीर में फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। इनो भी तो एग्जाम्पल है, वो भी तो गैस्ट्रिक एसिड के साथ इंटरैक्ट करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को, स्टमक के एसिड को, एंड दैट्स हाउ एंटासिड एक्शन विल बी ऑब्टेन्ड। सो अब बात करते हैं फिजिकल इंटरैक्शन के बारे में। सो व्हेन ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस एनी केमिकल रिएक्शन और चेंज इन द बॉडी सेल, या रिसेप्टर के ऊपर बाइंडिंग भी नहीं कर रही और कोई केमिकल रिएक्शन भी नहीं कर रही, जैसे गैस्ट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट भी नहीं कर रही, लेकिन फिर भी फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, तो अपन क्या बोलेंगे, देयर इज नो इंटरैक्शन विद द सेल कंपोनेंट्स, देयर इज no chemical reaction in the body, means the drug is acting on the basis of the physical properties. The mechanism involved are physical mechanisms. That's it. So, emollient action of propylene glycol. Local application करते हैं ना अपन propylene glycol को for the emollient action. And this is an example of the physical interaction. So, if you are having any query, please do contact. And thank you for listening the session.